बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे, वेलकम करेंगे आपको अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी हालत मुजम्मिल की हालत से जो कल थी बेहतर है, क्योंकि कल हमारे साथ ही मौजूद नहीं थे। मैं आयशा यूसुफ, ये मुजम्मिल अली खान है और ज़रा मिल के पूछते हैं आप ठीक हैं, तबीयत ठीक हो गई आपकी? अफाका है, पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। इसके साथ हम लोग एक मैसेज भी लेके आना चाहते हैं आप तक, और वो ये है कि do not treat your health casually like I do, because pollen allergies can be serious. Get yourself checked and vaccinated also. बहुत ज़रूरी है जनाब। अच्छा, मसला ये है कि इनको वक्त लग रहा है थोड़ा ठीक होने में। एक और मामला जिसके अंदर काफ़ी वक्त लग रहा है, एंड दैट इज़ कि कब ये सीज़ फायर होगा। मेरे ख्याल से हम चलते हैं जहाँ पर हमने अपनी गेस्ट से बात करनी है उस तरफ। मैं बात कर रही हूँ ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बारे में। ऐलान ये किया गया था कि जनाब जंगबंदी होगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ हमें एक्शन होता हुआ नजर आता रहा। अब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी मुजम्मिल के सीज़ फायर करवाया जा सके, मीडिएशन करवाया जा सके। हाइलाइट्स में था और हमारे पास दोनों तरफ से फरीकैन आके मीटिंग्स भी कर रहे थे। आयशा, आपको लगता है कि हम लोग अगर इस वक्त इस जगह पे ये मामला हल करवा देते तो दुनिया एक बेहतर जगह हो जाती? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। लेकिन जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, दैट इज अमेरिकी सदर ट्रंप जो है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि खिताब कहना चाहिए अपनी आवाम से और दुनिया से किया, और उन्होंने ये बताया कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों तक वो भरपूर एक्शन करने वाले हैं। शदीद हमले जो है ना वो तेज़ करने का ऐलान उन्होंने किया ईरान के ऊपर, और उन्होंने अमेरिकी आवाम से खिताब में ये भी कहा है कि अभी जंग जारी रहेगी। एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो बाकी ममालिक है, ये दुनिया है ना, उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो की है वो ये है कि एक ऐसा एक्शन भी हो सकता है कि उनके इत्तेहादी ममालिक बशमूल UAE स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए काम कर सकते हैं या कोई हमला कर सकते हैं। शेर आया जी। इस कहानी के अंदर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि इनके मुताबिक इन्होंने जंग के तमाम जो इनके गोल्स थे, अहदाफ थे, वो तमाम इन्होंने जो कि हासिल कर लिए हैं, जिसमें से रजीम चेंज है वो भी करवा लिया गया है। एटॉमिक पावर प्लांट्स को उनके इस तरह से डिस्ट्रॉय करना कि दिहाइयों पीछे चले जाएं आशा ये प्रोग्राम्स, हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे। अच्छा, इनके मुताबिक एटॉमिक पावर प्लांट भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। ईरान नहीं बन सकता एटॉमिक पावर। इनके मुताबिक इन्होंने ईरान को उस खित्ते के लिए न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। तमाम तर चीज़ें इन्होंने अचीव कर ली हैं, और फिर साथ ही कहते हैं कि मुश्किल मरहला जो है ना इस जंग का वो ख़त्म हो चुका है, और अब जो है वो हम लोगों ने सिर्फ वी नीड टू मेक श्योर कि द जॉब इज डन, दैट्स व्हाई वी आर देयर। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ट्रंप की लग ऐसा रहा है, और ये वाशिंगटन से भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि ट्रंप को ऐसा लगता है कांग्रेसुअल अप्रूवल नहीं है इस जंग को अभी तक 90 डेज के अंदर अंदर चाहिए होती है। तो आयशा, इनके तो पार्टनर्स नहीं आना चाहते ना इस वॉर में। एग्जैक्टली, वो स्टीयर कामर की तरफ से जो है ना खुले अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में कह दिया गया हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ब्रिटेन इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ऑलराइट जी, ट्रंप कहते हैं जनाब कि अब हम अपने इत्तेहादियों का इंतजार कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम आगे जाकर ये भी सोच सकते हैं कि शायद हम नेटो से निकल जाएं, क्योंकि नेटो के साथ भी उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। और कीयर स्टार्मर जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से वाज़े अल्फाज में, खुले अल्फाज में कह दिया गया है कि हम इस जंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर इन्वेस्टर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं सारी सिचुएशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब तकरीबन 1 महीने के बाद इस जंग को 1 महीना हो चुका है, आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं मैं 2 फरीकों की बात करूं कि अभी मैं इसराइल को ज़रा हम बाद में डिस्कस करते हैं, अमेरिका और ईरान, ये दोनों फरीक आपको कहाँ पर स्टैंड करते हुए नज़र आते हैं? कौन ज़्यादा बेहतर या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? जी हाँ, मदु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अगर अस्करी कुव्वत के लिहाज से आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत तो अमेरिका ही है। और अगर उसकी वॉर मशीन को देखें आप इर्द गिर्द, और उसके जहाज़ों को देखें इर्द गिर्द, और ज़ाहिर है इसराइल के जहाज भी शामिल है उसमें, तो उसमें मजबूती तो उस तरफ है अगर वॉर मशीन को देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ रिजॉल्व है, दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी है, यानी कि ईरान, और ईरान को अपनी तकलीफ बर्दाश्त करने का एक उनमें सलाहियत है। और ईरान के इस वक्त 92,000 मकानात को इम्पैक्ट हुआ है, या तो मुकम्मल तबाह हुए या पार्शली तबाह हुए हैं। आप अंदाजा करें कि उससे कितनी फैमिलीज उससे इफेक्ट हुई होंगी, और साथ साथ हॉस्पिटल्स, स्कूल, तो तबाही तो बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और गुज़िश्ता शब भी इस तकरीर के बाद भी हमले जारी हैं ईरान पर, और ईरान भी ने भी कोई
कसर नहीं छोड़ी अच्छा है। सर, ईरान आपके आपके इजराइल आपके की एक्सपीरियंस में, सिंस आपने एज एन एम्बेसडर अपना टाइम सर्व किया, आपका एक उससे पहले का एक्सपीरियंस है फील्ड का, पॉलिटिकली दुनिया किस जगह पे आ गई है कि जो सबसे बड़ी आपकी एक पावर है इस दुनिया के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग के फ्रंट पे है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक अदद सिस्टम इस्टेब्लिश करने में जिसका बहुत बड़ा हाथ था, कि आज को 24 घंटा नहीं होता और हम लोग अपने मुल्क के यू टर्न्स पे हंसते थे सियासतदानों के, और वो यू टर्न्स अब हमें ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेज पे नज़र आ रहे हैं। क्या ग्लोबल डिप्लोमेटिक सिस्टम वाकई इतना वीक है जितना नज़र आ रहा है? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया का है उसमें मुतज़लज़ल तो हुआ है। उसके बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल कारगर नहीं रही। इसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उसके मेंबर्स हैं परमानेंट, वो उनमें आपस में काफ़ी इख्तलाफात और कंपटीशन हो गया है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वर्ल्ड ऑर्डर ने तो चेंज होना है। ये जो ईरान और यूएस इजराइल की जो जंग है, इसके बाद ये सफ़र ज़्यादा आसान हो गया है, करीब हो गया है। पहले जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना था 15 साल तकरीबन उसमें लगने थे, अब वो उससे बहुत जल्द हो जाएगा। मेरी उससे मुराद ये है कि दुनिया ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जिस रफ्तार से जा रही थी वो रफ्तार तेज हो जाएगी, और ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा चैंपियन चाइना है, और उसके अदाद शुमार पूरी दुनिया के पास मौजूद है कि वो तरक्की की किस राह पर गामजन है। 2030 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा माशरी कुव्वत हो जाएगा, और आज भी चाइना रशिया दोनों मिलके वो खिलाओं में यानी कि स्पेस वेपनाइजेशन में वो अमेरिका से मुताबिकत और अमेरिका के बराबर पहुंच गए हैं। अमेरिका को यही सबसे बड़ी फिक्र है, ये उनके पेंटागन की रिपोर्ट भी मौजूद है। और जब भी कोई ताकतवर मुल्क या ताकतवर गिरोह उसके हाथ से ताकत निकलना शुरू होती है, तो वो उस पर कोई ना कोई हीले बहाने, कोई ना कोई तरीका कार करता है कि उस तरह ताकत को बरकरार रखे। इस जंग को इस पैराई में भी देखा जाए। किसी मुल्क की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इस जगह पे स्टैंड करता है कि वो दूसरे मुल्कों को फाइनेंशियली उसकी इकोनॉमी को प्रेशराइज करके अपनी बातें मनवा सकता है या नहीं, जो हमें अमेरिका करता हुआ नजर आया। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से या ईरान की स्ट्रैटेजी तब्दील होने की वजह से सबसे इंटरेस्टिंग ये है, तो इसने भी मजबूर किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस सारी सिचुएशन के ऊपर, या फिर अभी वो आपको पैनिक में नजर आ रहे हैं कि एक दिन वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन वो कोई और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं? जी हाँ, डिल्यूजनिस्ट तो वो उनके अपने सेनेटर्स कह रहे हैं, उनके अपने मुल्क के अफराद कह रहे हैं। हम कहें या ना कहें तो डिल्यूजन तो है, उसमें कंफ्यूजन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप के। वो शुरू से ऐसी बात करते हैं कि जब चाहें वो अपने उसको मफाद में फाइनली डिसाइड कर लें। जैसे ऐसी सूरत में भी, आपकी इकोनॉमी की तरफ मैं आ रहा हूँ, ऐसी सूरत में भी जो उन्होंने 2 हफ्ते का तखमीना रखा है, उसमें वो टाइम देना चाह रहे हैं इजराइल को कि लेबनान में वो अपने फिनिशिंग स्टेज पर पहुंच जाए, और ईरान की जो बचे खचे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जितना तबाह कर सकते हैं कर दें। उन्होंने क्लेम तो कर ही लिया कि स्ट्रेटेजिक अहदाफ को हासिल हो गए हैं। तो ये 2 हफ्ते इसलिए दिए जा रहे हैं कि 20% जमीन तो इजराइल इस दौरान में पिछले 1-1.5 हफ्ते में हड़प कर चुका है लेबनान की, और बाकी जमीन अपनी जमीनी फौजों को भेजकर कब्जा करता जा रहा है, और हिजबुल्लाह को के हामियों को और उस इलाके को जिसपे कि हिजबुल्लाह का तसल्लुत था उसको खाली कराता जा रहा है। तो फलस्तीन की तरह ये जमीन भी हड़प कर लेगा। वाज़ेह रहे कि इजराइल ने 80% फलस्तीन की जमीन हड़प कर ली है, जो 20% 22% रह गई है उसका हमने देख लिया कि गाजा का उसको भी हड़प करना चाहता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हाल ही में, वैसे तो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, हाल ही में जो अमेरिका के सफीर हैं एक भी इजराइल में, वो कह चुके हैं कि इजराइल का ये बिब्लिकल हक है, वो कर सकता है नाइल से लेके यूफ्रत तक जमीन उनकी अपना, उनके लिए ये एक मजहबी तौर पर वो हासिल कर सकता है। इस बात को इधर छोड़ते हुए आपने इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी युआन की तरफ, यस, यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ग्लोबल नॉर्थ से और ग्लोबल साउथ का सफर अब जो है वो तेज उसमें रफ्तारी आ गई है और जल्दी होता नजर आ रहा है। उससे मुराद ये है कि जो पेट्रो डॉलर कमाए जाते थे यहाँ इस खित्ते से, और उसके बदले में इस खित्ते में खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी गारंटी दी थी, तो वो तो सिक्योरिटी जो है वो तो हवा में उस कागज की तरह उड़ गई। कोई सिक्योरिटी तो उनको मिली नहीं पूरे इस खलीजी रियासत को, ना ही सिक्योरिटी मिली थी कतर को जब इजराइल ने उस पर हमला किया था जून में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुदरती अमर है कि खलीजी ममालिक इसको अब 10 दफा सोचेंगे ये सिक्योरिटी को कैसे
बरकरार रखें या ना रखें। और ईरान के सदर ने जो चंद घंटे पहले बयान दिया है कि आपकी ये जो बेसेस है यही आपके लिए खतरात का बायस है। बेसिस ना हो तो कोई आपको ना हमला करेगा। कंप्लीटली एग्री विद यू। बहुत सारे आउटकम्स के अंदर एक आउटकम मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ये भी है, एंड आई होप आप एग्री करेंगे मेरे साथ, कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। अगर आपको कामयाब होना है दुनिया के अंदर, आपको अपनी पोजीशन बेहतर करनी है, तो आपको क़ुव्वत हासिल करनी पड़ेगी, ताकतवर होना पड़ेगा। क्यों अमेरिका नॉर्थ कोरिया की तरफ जाकर उस पर अटैक नहीं करता, हालांकि उसको भी अपने लिए एक थ्रेट करार देता है। लेकिन थैंक यू सो मच। नॉर्थ कोरिया के अपने अंदर हालात कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए सारी सिचुएशन के ऊपर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो डॉक्टर साहब ने भी कही कि दूसरी तरफ हमें रिजॉल्व नज़र आता है, चाहे वहाँ पर हमें मिलिट्री पावर उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन टफ टाइम वो दे रहे हैं। एंड मुजम्मिल, एक और चीज़ मुझे पता चलती है, एक ऐसी कौम जिनके बच्चों को फाइटिंग स्पिरिट स्कूल में पढ़ाई जाती है, आप उसको कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ईरान के अंदर बच्चों को फाइटिंग स्पिरिट पढ़ाई जाती है स्कूल्स के अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजे निकलते हैं मीडिएशंस के भी, एंड देन लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल करे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारीख गवाह है कि दुनिया में जब जब जंगें लगी हैं तो लोगों ने कोशिश की है कि अपनी दौलत को किस तरह से बचाना है, और उसके लिए सबसे महफूज तरीका हमेशा समझा गया है सोने को, गोल्ड को। ये वो सोने वाला, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाले सोने की मैं बात करी। और गुज़श्ता एक 2 से 3 महीने से हम कह सकते हैं एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही है ना, एक तो स्पेकुलेट करिए एंड फ्लक्चुएट कर रही है गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर या फिर इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो। सराफा मार्केट्स में सोने की कीमतों में एक मरतबा फिर से एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ये बता रहा है कि फ़ी तोला सोने की कीमत 15,300 रुपये के इजाफे के बाद कितनी हो गई है मुजम्मिल? 4 लाख से ऊपर चली गई है। अभी मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे 4,94,000 लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मैं जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ वो है कि 5 लाख से ऊपर भी बिक रहा है 24 कैरेट। जब आप मार्केट में जाएंगे, वी डोंट वांट टू मिस कोट एनी रेट्स ओवर हियर। जी, आपके पास जो मार्केट के अंदर 24 कैरेट के रेट्स हैं, जो बिस्किट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग को डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो वो ये है कि आप अपने ट्रस्टेड ज्वेलर से मशीन टेस्टेड खुला गोल्ड खरीदें। बिस्किट्स वगैरह की प्राइसेस पे आप पैसे नहीं कमा सकेंगे अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हैं। तो बहरहाल 5 लाख रुपए भी तो होने चाहिए, एक तो 5 लाख रुपए भी होने चाहिए। पहले वो इकट्ठा कीजिए कि कहां से आपको मिलेंगे। अच्छा जी, वैसे बता दें, सेफ हेवन समझा जाता था सोने को जनाब के, अगर आपके पास सोना पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है आपकी वेल्थ महफूज है, और जैसे ही कोई जंग हो या गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है तो सरमायाकार जो है ना वो सोने की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा ट्रेंड देखें तो लोगों ने डॉलर के अंदर भी इन्वेस्ट किया, और ये पैटर्न जो है ना हमें उस तरह से नज़र नहीं आया जैसे पास्ट में या माजी की जंगों के अंदर नज़र आता था। अब इसकी रीज़न क्या है? क्या लोगों की का एतमाद जो है ना वो उठ रहा है सोने से एज एसेट, या फिर इसकी कोई और रीज़न है? ये सब ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त में सोना ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद खान जो कि HOD हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिशन लॉ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस वक्त के अंदर अगर कोई प्लान कर रहा है सोना खरीदने के लिए, उसको जाना चाहिए सोने की तरफ? सेफ इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ या नहीं? सोने का जो है वो जो हम ऑलवेज़ जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं वो यही बिलीव करते हैं कि सोना एक सेफ हेवन के तौर पे इसका रोल है, और ये रोल जो है इसका डिमिनिश नहीं होता। बट जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इस वक्त हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं, इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है आपका टाइम हॉरिजन क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमारे जो फैक्टर्स हैं उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और ये चीज़ें हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे अब इस वक्त ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। जब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो लेट्स से आप जैसे जो इन्वेस्टर्स लोग हैं
इन्वेस्टमेंट क्लास, आई होप कि आप भी कुछ करते होंगे, तो वो लोग जो हैं वो अपना जो कैपिटल है वो गोल्ड में नहीं रखते, वो फिर डॉलर में ले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड आपको एक सेफ्टी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रिटर्न डेली बेसिस पे कोई रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर रहा। ऑन दी अदर हैंड जो डॉलर है वो आपको एक इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है, तो आप अपना कैपिटल वहाँ से निकाल के डॉलर में लगा देते हैं, तो उस वजह से गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। जब नेशनल सेविंग्स एक बहुत बड़ा परसेंटेज देता था तो लोग बैंक से लोन निकलवा लेते थे, नेशनल सेविंग्स में रखवाते थे, लोन भी उतर जाता था और ऊपर से इंटरेस्ट भी कमा लेते थे। वेरी ट्रू। जैसे आपने रियल स्टेट में भी इवन देखा कि पिछले 3-4 साल में जब वो स्टैग्नेंट हो गई तो लोगों ने अपना पैसा बैंक्स में रखा, क्योंकि वो 20-22% तक भी उसका एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट चला गया था। तो इस तरह से कैपिटल एक मोबाइल चीज़ है जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इन सर्च ऑफ बेटर रिटर्न्स हो जाता है। अच्छा, गोल्ड या सिल्वर या प्रॉपर्टी, ये हैं टेंजिबल एसेट्स। ये अगर जंग लग जाए, अगर आपके ऊपर बम बरस रहे हैं, गोला बारूद, बैंक बंद हो गया आपका, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, वॉर कैबिनेट बन गई है, आई थिंक बेटर ऑप्शन है कि आपके हाथ में कुछ हो, क्योंकि सोने में 1 करोड़ उठाना है आपने तो वो इतना सा सोना बनना है, आप 1 करोड़ पैसे लेके तो नहीं ना घूम सकते। इसमें ज़रा बताएं कि अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टमेंट कौन सी बेहतर है? अनसर्टन टाइम में जो है, जैसे अब यूजुअली जो कन्वेंशनली देखा गया है वो तो यही देखा गया है कि जब अनसर्टन टाइम होता है तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, गोल्ड का एक और फीचर जो आम है, जो अनलाइक प्रॉपर्टी जैसे आपने बात की, कि अगर आप एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और अगर आप वहाँ से किसी सर्टन कोई अच्छा इन्वायरमेंट में मूव करना चाहते हैं तो गोल्ड की मोबिलिटी फिर रिलेटिवली वहाँ से आसान हो जाती है। अगर आपने किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से आपको लगता है कि जिस तरह वो जियो पोलिटिकल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ख़राब है तो वहाँ से वो पैसा निकालना शायद मुश्किल हो जाएगा, गोल्ड के केस में वो नहीं है। अलबत्ता ये एक ज़रूर है कि उसको आपको एक सेफ्टी चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान में गोल्ड सैचुरेट कर गया, प्राइस इसकी फ़िलहाल जितनी ऊपर जानी थी उतनी ऊपर चली गई है, अभी भी इसमें आया जा सकता है? प्राइस जो है वो गोल्ड की 2 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक तो आपकी ग्लोबल प्राइसेस हैं और एक आपकी लोकल प्राइसेस हैं। लोकल प्राइसेस में तो आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन का थोड़ा बहुत रोल है, इनफॉर्मल सेक्टर का रोल है, हर्डिंग बिहेवियर का रोल हो सकता है, इन्वेंट्रीज का रोल हो सकता है। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स में सोना उस तरह से नहीं, अभी उसकी जो शाइन है वो इतनी कम नहीं हुई। रीज़न ये है कि अभी ये जो आप डिक्रीज़ देख रहे हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो गए हैं, वो जो डिक्रीज़ है उसके पीछे एक गोल्ड रैली है जो 2025 में शुरू हुई है और एक पीक टाइम पे 585-75 उस तक भी पाकिस्तान में पर तोला सोना गया था। अब उससे वहाँ से वापस आ गए। इसे हम फाइनेंस में मार्केट करेक्शन कहते हैं। वो मार्केट करेक्शन हुई, मार्केट करेक्शन होने के बाद वो तकरीबन 5.30 5.25 पे पहुंचा, साथ ही ये वार शुरू हो गई। वहाँ पे मे बी वो वहाँ पे स्टेबल हो जाता, लेकिन जब वार शुरू हुई, वार से आपके सप्लाई शॉक आ गया, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मतलब एरियाज ये भी रिपोर्ट करें कि बिहेवियरल चेंज भी हमें नज़र आया इंसानों की स्पेंडिंग के अंदर या एसेट मेकिंग के अंदर। पहले अगर सिर्फ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था टफ टाइम्स के अंदर, वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर, तो अब डिजिटल करेंसी का ऑप्शन भी मौजूद है, बिटकॉइंस या इस तरह की जितनी दीगर कॉइन्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो उधर भी इन्वेस्ट किया जाता है, उधर भी सेव रखा जाता है। ऑल दो इट्स टेंजिबल नहीं है वो, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हमें इतनी बड़ी मार्केट उसकी नज़र आती है। तो ये आपको बिहेवियरल चेंजेस जो हैं टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये इस मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर अभी भी सोना उसी तरह से स्टैंड करता है, इज द किंग ऑफ इकोनॉमी या फिर एसेट्स? डेफिनेटली ये जो आपने जो बात की है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आप जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जब बात करते हैं तो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो जिस तरह इनोवेशन बाकी चीज़ों में हो रही है, फाइनेंस में भी इस तरह इनोवेशन हो रही है और फाइनेंशियल मार्केट्स भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। जिस तरह आपने बिटकॉइन की बात की, डिजिटल करेंसी की बात की, वहाँ पे भी आप अगर बिटकॉइन की बात करें तो एकदम प्राइसेस जो है कहाँ से कहाँ चलेगी। जो कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी रखने वाला बंदा था उसे थोड़ा आइडिया था कि इन फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू गो अप, तो ज़ाहिर है वहाँ से गोल्ड से लोग पैसा निकाल के वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते थे और पोटेंशियल वहाँ भी था। लेकिन वहाँ भी इंस्टेबिलिटी वहाँ भी है, फ्लक्चुएशंस वहाँ भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको समराइज करते हुए, बिकॉज टाइम भी शॉर्ट होता है, लेकिन जब आप जैसे गेस्ट्स आते हैं तो इतना कुछ उनमें से हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है कि टाइम शॉर्ट होता है और आपके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, प्लस ज़िंदगी के अंदर मेरे ख्याल से ऐसा डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है अच्छे डिसीजंस के लिए। सर अगर मैं समराइज कर दूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो गोल्ड आपकी सेफ्टी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पैसे कमाने के लिए इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं जो डेली, वीकली या आपको मंथली रिटर्न्स देंगे। एम आई करेक्ट? आप कह सकते हैं, यानी हम ये कहते हैं डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। सर आपने हमें ज्वाइन किया और आपने दी गोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। होप आगे यू हैव अ ग्रेट डे।
और व्यूअर्स, इसी के साथ हम लोगों ने जाना एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसीज एंड व्हाट नॉट, इफ द ग्रिड गोज डाउन योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन योर हैंड्स। मेक श्योर यू मेक वाइज डिसीजंस। आपके पास आपका दिमाग है, उसको इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें रखें जो आप इन पर्सन बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। समटाइम्स इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं कि एक तरफ एक सेकंड के लिए ना आप रुक कर सोचते हैं कि ये अचानक से एक शख्स जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है वो भी वहाँ पर शायद महफूज नहीं है। एक टेस्ट केस इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो कारकर्दगी दिखाई गई है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो एक कत्ल हुआ था, एक मर्डर हुआ था मारूफ बिजनेसमैन, मारूफ ताजर का, आमिर अवान साहब, आपने सोशल मीडिया पर और टीवी पर उसको रिपोर्ट होते हुए देखा होगा। इन 24 आवर्स इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इसको रिजॉल्व कर लिया गया। मुजम्मिल और जितने भी मुलव्विस ख़तरनाक हम कह सकते हैं गैंग था, बल्कि बैनु सूबाई गैंग इसको कहना चाहिए, वो खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया गया। इन 24 आवर्स से भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्लस थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है अफगान सिटीजन्स का, लेकिन आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दूसरी साइड के बॉर्डर के लोगों की होती है इन चीज़ों में। हम तो उन्हें अपना भाई बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में अच्छे तरीके से जी सकें, कोएग्जिस्ट कर सकें, वरना अपने आप को डिफेंड करना सबका हक बनता है। अच्छा आयशा, हम लोग बिफोर वी गेट इनटू दिस, व्हाट डू यू थिंक कि आर वी सेफ इन दिस सिटी? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई है इस्लामाबाद पुलिस ने, सेफ आप महसूस करते हैं, बट एट द सेम टाइम इस तरह के मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब ये अदालत में जाएं तो उनको ऐसी सज़ाएं मिलें कि देखने वाले जो है ना वो भी इनको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि दीगर लोग जो है ना उनकी अगर इंटेंट ऐसी हो तो वो समझ सकें कि ऐसा काम नहीं करना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा डिटेल में जानते हैं कि क्या सारा मामला था, कौन लोग थे ये और किस तरह से ये कार्रवाई अमल में आई है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइए ज़रा, ये क्या मंडे को या संडे और मंडे की रात को ये सारा मामला हुआ? कहाँ से आपको क्लूज़ मिले कि ये एक गैंग का काम हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया आयशा। बेसिकली ये संडे और मंडे की जो दरमियानी शब है, रात तकरीबन कोई 1:30 बजे का वाक़या है। और इसमें जो आमिर अवान साहब हैं, जिसे आपने अपने इंट्रो में बताया, ये एक बड़े सेटल्ड बिजनेसमैन है इस्लामाबाद के, और जो कारोबारी कम्युनिटी है उनमें इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो इनका जो फार्म हाउस है उसमें ये 5 लोग, जिनमें से बाद में जिस वक्त हमने इनको बस्ट किया तो ये पता लगा कि इनमें 2 अफ़गानी नेशनल भी हैं। ये हाउस ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो इनके घर में मौजूद 3 मुलाजिम थे उनको ये गन पॉइंट पे यरगमाल बनाते हैं, इंक्लूडिंग उनका जो गार्ड है, और उससे उसका वेपन छीनते हैं। और इसके बाद ये घर के अंदर दाखिल होते हैं, और घर के अंदर दाखिल हो के और ये चूँकि डकैती की और वारदात की नीयत से घर में दाखिल होते हैं, तो इनकी इंटेंट जो है वो बड़ी क्लियर थी कि इनको जो भी कीमती चीज़ घर के अंदर मिलेगी तो इन्होंने वो पिक करनी है। तो जिस वक्त ये आमिर अवान साहब के रूम में एंटर होते हैं तो, और उसके रूम की एंट्री भी ये उनके रूम की जो विंडो है उसकी जो जाली है उसको काट के एंट्री करते हैं। उसी दौरान जो आमिर अवान साहब हैं वो उनकी आंख खुल जाती है, और उस आंख खुलने के बाद जिस वक्त इनको लगता है कि जो घर के लोग हैं वो जाग गए हैं या अलर्ट हो गए हैं, तो ये फिर फायर करते हैं, जिसकी वजह से आमिर अवान साहब की जो है ना वहाँ पे वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये चूँकि इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाता है बिल्कुल वारदात के शुरू में, तो ये फिर अपनी वारदात को उसी लम्हे अधूरा छोड़ के तो अपनी उधर से भागने में आफियत समझते हैं। पैनिक एक्शन किया गया उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, ये पैनिक एक्शन था। कितना आसान है कि एक अदद इंटेंशनल मर्डर को, यानी कि एक बंदा दूसरे का कत्ल करने जा रहा है, दे मेक इट लुक लाइक अ रॉबरी। कितना आसान है? नहीं, देखें, गुजारिश इसमें ये है कि अल्टीमेटली जब तक तो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस वक्त तक तो हम दुश्मनी सोची जा रही थी। इसकी नहीं, नॉट जस्ट दुश्मनी, इसमें मुख्तलिफ एंगल्स थे, मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस की जा रही थी। टारगेट किलिंग की भी बात भी हो रही थी। कुछ गालिबन लोग कह रहे थे कि शायद कोई एक्सटॉर्शन से रिलेटेड भी मामला हो सकता है। लेकिन वंस वी गॉट होल्ड ऑफ ऑल दोज 5 क्रिमिनल्स, तो उन्होंने जब उनको इनिशियली इंटरोगेट किया गया
तो उन्होंने अपनी इंटेरोगेशन के दौरान तमाम की तमाम वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि वो किस नीयत से गए थे, और उनकी जो मंजरिया है, जो उनकी इंटेंशन है, वो बिल्कुल हमें क्लियर हो गई थी कि इनकी इंटेंशन सर मंजरिया तो आपको क्लियर हो गया, तो आपको ये पता चला कि हु टिप्ड देम ऑफ, कि किसने बताया यहाँ पे चीज़ें होंगी, यहाँ पे माल होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस जगह पे ये वारदात हुई है वो एक सॉर्ट ऑफ पोश एरिया है, क्योंकि उसमें तमाम के तमाम मैक्सिमम फार्म हाउसेज हैं। सही। तो ये जो इसमें जो इसका जो सरगना था इस गैंग का, जो मंसूर खान है, ये इनकी आमिर अवान साहब का जो फार्म हाउस है, इससे बिल्कुल नज़दीक एक मारगला फ़ेज़ 2 एक सोसाइटी है। तो ये वहाँ पे एक कच्चे उसमें सॉर्ट ऑफ, जिसको झोंपड़पट्टी कहते हैं, उधर ये रहता रहा है। इसको पहले भी पुलिस 1-2 मरतबा इसकी हाइड आउट पे गई है, और ये इसका बिल्कुल नज़दीक था। अच्छा सर, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आर्म्ड होते लोग वहाँ पे, तो क्या बुरे लोगों से लड़ना आसान नहीं हो जाता इंसान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए? गन लॉज पाकिस्तान में इतने स्ट्रिक्ट क्यों बना दिए गए हैं कि एक आम आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं खरीद सकता? एट द सेम टाइम उस घर के अंदर या उस फार्म हाउस के अंदर ब्रेक इन करना इतना आसान क्यों था? क्या वहाँ गार्ड्स नहीं थे? और जो दीगर मुलाजमीन होते हैं, क्या वो मौजूद नहीं थे और उनसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने जी आया? मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन दे वर स्लीपिंग, दे वर नॉट अटेंटिव, दे वर नॉट अलर्ट। एंड सेकेंडली जो आपने वेपन का पूछा, तो बिल्कुल दे वर हैविंग वेपन, बट वो वेपन उनके पास नहीं था। अमूमी तौर पे होता ये है कि कोई भी गार्ड है या कोई भी आपका गनमैन है, तो ही मस्ट पोजेस द वेपन विद हिम। लेकिन इस केस में आयरॉनिकली और अनफॉर्चुनेटली जो गार्ड था वो अनआर्म्ड था एट द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट। तो वो बाद में फिर उसी गार्ड का जो वेपन है, जो कि उस वक्त उसके पास नहीं था। आजकल लाइसेंसेस वगैरह बंद हैं या सिविलियंस ले सकते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं भट्ट साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो इसलिए मुजम्मिल मैं आपको कट करके पूछ रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 महीने पहले एक और मर्डर भी हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, एंड दैट वाज इन G6 आपारा के अंदर, रेजिडेंशियल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। सरदार फहीम जी, वो भी इन्फ्लुएंशियल और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले। क्या इसको उससे भी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई अगर आप अपने घर, वो भी अपने घर में मौजूद थे, अपने घर में महफूज नहीं हैं, तो फिर आप बाहर किस तरह से अपने आप को महफूज फील करेंगे? बेसिकली जो सरदार फहीम का केस था, उस केस में और इस केस में कोई किसी किस्म की सिमिलैरिटी नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि उस केस में भी जो दोनों लोग थे उन्होंने हाउस ब्रेक किया था वारदात के लिए, और इस केस में भी जो हाउस ब्रेक हुई थी वो वारदात के लिए हुई थी। ये चीज़ें कॉमन है, बाकी चूँकि सर्कमस्टांसिस दोनों केसेस के डिफरेंट हैं। मैं आपको आयशा एक चीज़ बताता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस का अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो ओवरऑल क्राइम में डिक्रीज़ है वो दैट इज़ 78%, जबकि हमारा जो 61% है वो हीनस क्राइम में डिप है। तो बुनियादी तौर पे जो आपने शुरू में बात की कि इज़ इस्लामाबाद अ सेफ सिटी टू लिव इन, तो उसका जवाब मैं आपको बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए दूंगा कि बिल्कुल इस्लामाबाद एक सेफ सिटी है। जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जी मैं बिल्कुल मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ तो ये है कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का खास ख्याल रखें, और आप ये चीज़ इंश्योर करें, विजिलेंट। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने जो इस्लामाबाद में रिहायशी हैं, जो स्पेशली पोश एरियाज़ के रिहायशी है, उन्होंने यकीनन अपने घरों में गार्ड रखे हुए हैं। 2 चीज़ें इंश्योर कर लेनी बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1, क्या गार्ड ट्रेंड है, नंबर 1, और दूसरी बात यह कि क्या वो प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस से मेरी मुराद ये है कि एक ट्रेंड गार्ड भी या एक जो ट्रेंड सोल्जर है उसको भी बाज़ औक़ात वो एक शाय फील कर रहा होता है वेपन को यूज़ करने में, तो क्या वो ट्रेंड है और क्या वो वेपन का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड इसके हवाले से, यानी कि रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको अपनी सिक्योरिटी टीम को भी, अगर आप गार्ड्स आपके पास मौजूद है, एट द सेम टाइम अपने माइंड को भी, अपने माइंड सेट को भी, कि आपने विजिलेंट रहना है। घर में कौन से मुलाजमीन काम कर रहे हैं, कोई अगर आपको फिशी लगे, डाउटफुल लगे, तो फौरी तौर पर आपने अपने आप को अलर्ट कर लेना है, ताकि आप भी महफूज रह सकें, आपकी फैमिली भी महफूज रह सके। थैंक यू सो मच भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स हमारे पास। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ अच्छी खबरें भी ज़रा शामिल कर लेते हैं कि एक तरफ तो हमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स या कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने मुख्तलिफ इदारों की, वहीं पर हमें ये नज़र आता है कि इंटेंट मौजूद है कि कैसे आम लोगों को महफूज करना है, कैसे बच्चों को या फिर ख़वातीन को महफूज करना है। एक ऐसा सेल कायम किया गया है पंजाब भर के अंदर जो ख़वातीन पर तशद्दुद, उसके साथ साथ हिरासगी, बदसलूकी और दीगर मसाइल की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर काम करेगा, उनकी दादरसी करेगा उन तमाम ख़वातीन की। और मुज़म्मिल मोस्टली होता यह है कि ख़वातीन के साथ जब भी कोई इस तरह का सलूक होता है तो वो रेजिस्ट कर रही होती हैं, शाये कर रही होती हैं उसको रिपोर्ट करने में आगे बढ़कर, और इसकी वजह से उनके ऊपर जो तशद्दुद है, हरासमेंट बढ़ता चला जाता है। मैं एक मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए दे दूं इस वक्त। प्लीज़ एक मैसेज अब मेरे दिल के बहुत करीब है और वो ये है कि अगर आप लोगों की फैमिली के अंदर, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, अगर आप लोगों की फैमिली के अंदर आपको कोई इस तरह टफ़ सिचुएशन या टफ़ टाइम फेस करने को मिलता है, मैं ज़्यादा बेबाक अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन आई होप मेरा मैसेज आप समझ जाएँ। आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें, आपके पर्दे का, आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा। अगर आप चाहती हैं आपका नाम डिस्क्लोज ना हो तो नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी और इसके अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटियां रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो अपने बाप से प्यार करती हैं, बहनें रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करती हैं। ठीक है, आप हस्बैंड के साथ ताल्लुक नहीं खराब करना चाहते, बच्चे मौजूद है घर के अंदर। बहरहाल खबर यह है कि एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल चनियोट ने अपनी 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक साल 2026 यानी कि सिर्फ इन 3 महीनों की बात करें तो अब तक 135 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा ख़वातीन को रिलीफ फराहम किया गया। और इन केसेस में घरेलू झगड़ों के मामला थे, हरासमेंट के मामला थे, लेन देन के तनाज़ात थे और दीगर समाजी नौयत के मामला भी शामिल थे, जिनमें बड़ी तादाद जो है ना उनको बाहमी सुलह और मसलहत के ज़रिए, मुसालहत के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सब इंस्पेक्टर शुमाइला शहजादी साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि किस तरह से स्टार्ट कहाँ से होता है जब एक खातून लेकर आती है अपनी कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट, तो फिर वहाँ से प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। शुमाइला, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये 3 महीने की जो रिपोर्ट है, ये जितने भी केसेस सामने आए हैं उनके बारे में बताइए, एंड देन हम थोड़ा एजुकेट करने की तरफ जाएंगे कि कैसे ख़वातीन आ सकती हैं और कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है। हाँ जी आयशा, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ हम नेटवर्क की फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर टू रिप्रेजेंट वुमेन पुलिस एंड एंटी वुमेन हरासमेंट सेल ऑन सच एन इम्पोर्टेंट इशू। अब जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले हम इसकी अपनी 3 मंथ की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, तो इसमें हमें 135 एप्लीकेशंस जो हैं वो मौसूल हुई, जिनमें मोस्टली केसेस जो थे वो डोमेस्टिक वायलेंस पर मुश्तमिल थे। मोर देन 70 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस पर थे, जो जिसमें फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह शामिल हैं, जबकि 11 जो एप्लीकेशंस थी वो थी हैरासमेंट से रिलेटेड, और इसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल वायलेंस की भी एप्लीकेशन मौसूल हुई, और जो बाकी हैं वो ओवरऑल जितने भी क्राइम्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए शुमाइला, जब भी कोई खातून अपनी कंप्लेंट लेकर आती है, वही जो मैं इंट्रो में बात कर रही थी, उसके बाद ज़रा बताइए कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है, कैसे उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है, कैसे जो है इस बात का ख्याल रखा जाता है कि नतीजा या फ़ैसला उस खातून की मर्ज़ी के मुताबिक हो, ना कि उसको प्रेशराइज करके कोई फ़ैसला सुना दिया जाए। सबसे पहले तो ये जो एंटी वुमेन हरासमेंट सेल है, इस पे औरतों की रसाई को बहुत ही आसान और सिंपल रखा गया है, ताकि हर खातून खुद को इजीली जो है अपना मैसेज, अपनी जो कंप्लेंट है उसको हमारे पास ला सके। आप जो वुमेन हैं, जो भी हमारी विक्टिम्स हैं, जो किसी भी मसले से गुजर रही हैं, वो आके बराह रास्त अपनी एप्लीकेशन हमें सबमिट करवा सकती हैं। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के जरिए वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती हैं। इसके साथ अगर वो हमारे पास वर्बल आती हैं और बस आकर वर्बली अपनी कंप्लेंट हमें बताएंगी, तो हम उसके ऊपर भी उसकी एप्लीकेशन को फौरी तौर पर रजिस्टर करते हुए उनकी दादरसी को यकीनी बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग जो है डिपेंड करता है केस की नेचर के अकॉर्डिंग, कि अगर केस ज्यादा सेंसिटिव नेचर का है तो उसको फौरी तौर पर फीमेल को फराहम करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास किस नौयत के आते हैं? फैमिलीज़ के अंदर से होते हैं, बाहर से होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या बाज़ारों में से? आपको किस जगह से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं? जी मुसलसल सबसे ज्यादा जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। अभी तक हमारा जो सोसाइटी है वो मतलब इस साइड पे वही जो पहले हमारे ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे, हाँ जी, मारना पीटना, बिल्कुल। जो बहू है, बहू के रूप में या फिर नंद के रूप में या फिर सास के रूप में,
उनको उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। मीन्स के जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। बट इसके साथ साथ हरासमेंट से रिलेटेड भी, ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड हर तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो माशाल्लाह इस चीज की निशानदेही करता है कि जो हमारी खवातीन हैं वो अब ज्यादा बाखबर हैं और वो अपने आई एम ग्लैड कि मैं यही कहने लगी थी, आई एम ग्लैड कि खवातीन बाखबर है और उनको पता है कि उनकी दादरसी हो सकती है और आप जैसे इदारे मौजूद हैं। अच्छा शुमाइला, आपने जैसे कि बताया कि सबसे ज़्यादा केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्ट होते हैं, तो ये सेल कैसे मेक श्योर करता है, कैसे यकीनी बनाता है इस बात को कि अगर मामला बाहमी रजामंदी से हल हो गया है तो दोबारा से उस खातून को वैसे ही हालात का सामना ना करना पड़े और मजीद उसके ऊपर गुस्सा ना किया जाए, ये मजीद उस पर जुल्म ना किया जाए, ये देखते हुए कि भाई ये जो है ना कंप्लेंट करने के लिए इस सेल में चली गई थी? जी अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो हम केस की नेचर, जब हमारे पास कोई केस रिपोर्ट होता है तो हम उसकी नेचर उसको देखते हैं कि कहीं इसमें फिजिकल वायलेंस तो नहीं है। अगर फिजिकल वायलेंस है तो उसमें फिर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जैसा कि हमारी सीएम साहिबा का विजन है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इज माय रेड लाइन। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर उसमें कहीं पर भी हमें फील होता है कि वुमेन को टॉर्चर किया गया है तो उसमें भी हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बट जहां पर हमें लगता है कि नहीं, चीजें जो है रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकती हैं और चूंकि भी वो एक सिर्फ माँ बाप जो मियाँ बीवी होते हैं उनका मसला नहीं होता, बट वो साथ पेरेंट्स भी होते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे बच्चे जो हैं वो किस हद तक इससे अफेक्ट हो सकते हैं। फिर उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं। रिकंसिलिएशन में फिर हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि वहां पर एफिडेविट के जरिए जो है वो जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उनको पाबंद किया जाता है कि वो दोबारा से इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे और वो हमें इस चीज को लीक कर देते हैं। किस पॉइंट पर जाकर शुमाइला मुकदमा किया जाता है या फिर एफआईआर दर्ज की जाती है, किस पॉइंट पर जाकर? जी, ये डिपेंड करता है, जैसे ही हमारे पास केस रिपोर्ट होता है तो केस की नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर केस क्रिटिकल नेचर का है और उसमें एफआईआर का इंदराज जरूरी है, वहां पर कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए तमाम बयानात, गवाहान वगैरह को बयानात नोट करते हुए फौरन उसका एफआईआर का इंदराज यकीनी बनाया जाता है। ठीक है, और खवातीन कहाँ पर कॉल कर सकती हैं, कहाँ पर आ सकती हैं, कैसे अप्रोच कर सकती हैं इस सेल को जो इस वक्त देख रही हैं? जी, इसका तरीका इंतहाई सिंपल रखा गया है। आप आराम से अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मौजूद आपका एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल काम कर रहा है। आप वहां पर डायरेक्ट जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकती हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन हेल्पलाइन के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पर आप 15 पे कॉल करके 2 का बटन दबाएंगी तो आप जो है वहां पर आपकी जो इशू है वो खवातीन ही सुनेंगी और आपका जो मसला है उसको राजदारी के साथ, अगर आप चाह रही हैं कि आपका जो मसला है वो उसको हाईलाइट ना किया जाए या आपकी जो इज्जत है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है रिपोर्ट जो एप्लीकेशन है उसको किया जाता है। यानी कि अगर कोई खातून चाहती है कि उसका नाम आगे ना आए लेकिन एट द सेम टाइम मसला भी हल हो जाए और जो मैं तो मुजरिम ही कहूँगा जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि उन मुजरिमों को फिर सजा भी मिले जो उनको टफ टाइम दे रहे हैं, तो वो बगैर उनका नाम सामने लाए गए कि आप लोग काम करेंगे, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारे एंटी वुमेन हरासमेंट सेल बनाया गया वहां पर जो स्टाफ है वो भी तमाम फीमेल स्टाफ को तैनात किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो फीमेल्स है वो जब विक्टिम हमारे पास आती है तो वो बताती है। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास केस रिपोर्ट होता है, फीमेल आकर हमें बताती है कि मुझे हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे मैसेज के जरिए या किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन वो चाह रही है कि मेरा नाम शो ना हो, मेरे पेरेंट्स को पता ना चले, मेरे भाई को पता ना चले, कि इज्जत का मामला बन जाता है। तो उस चीज को फिर हम बहुत प्राइवेटली डील करते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो कि मैं इस मामले में ज़्यादा वैसे क्योंकि ख़वातीन का मामला है और इज़्ज़त का मामला है, तो लेकिन एक पार्ट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि इज़्ज़त अपनी जगह, अगर पावर डायनामिक्स ऐसे हों कि कोई बंदा है जो बाअसर है या किसी ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखता है कि उसके हाथ काफ़ी जगह पे फैले हुए हैं और वो एक अदद कमज़ोर खातून पे हमलावर होता है, तो उस सिचुएशन में बिलफर्ज एग्जांपल ले लें किसी इदारे में वो जॉब भी करते हैं, वो परमानेंट पोजीशन पे भी हैं शायद और अथॉरिटी वाले हैं, तो क्या उन लोगों को भी विल दे बी ब्रॉट टू जस्टिस या मामलात वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसा कि इंसाफ तो सबके लिए बात बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, ये पहले चीजें होती थी, लेकिन अब जैसे हमारी सीएम साहिबा बहुत एक्टिव नजर आती है हमें, जो हमारे आईजी साहब हैं उनका जो हमारी सीएम साहिबा का। ठीक है मैम, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है ख़त्म और इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा हम रीच आउट करते रहेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। आयशा, आपको क्या लगता है कि ये कैसा स्टेप है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है और हमें एक ब्रेक की तरफ जाना चाहिए और ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली और सेगमेंट्स हमारे पास। स्टे विद अस। जी,
वेलकम बैक एंड ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हो रही थी, तो इंपॉर्टेंट बातें ही हैं जो अभी भी डिस्कस होंगी। आज आपको पता है कि एक स्पेशल दिन भी है। जी बिल्कुल, स्पेशल दिन है ऑटिज़म के बारे में। और आज ऑटिज़म से मुतालिक जो हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं वो क्यों करते हैं कि ताकि हम पहचान सकें कि ये स्पेक्ट्रम है, डिजीज़ नहीं है, कोई एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता नहीं है। ये एक अदद स्पेक्ट्रम है कि जो मेंटल एबिलिटीज़ डिफरेंटली उनमें डेवलप होती हैं जो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम पे होते हैं। अच्छा, हमारे पास हालिया तहकीक के मुताबिक ऑटिज़म के जो शिकार अफराद हैं, मैं शिकार तो नहीं कहना चाहता, बट पीपल हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, न्यूरो डाइवर्जेंट कह सकते हैं, बिल्कुल न्यूरो डाइवर्जेंट हाँ, कह सकते हैं। हाँ। तो इनके अंदर जो क्या ना काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, जिनमें से पैटर्न रिकग्निशन एक प्यारी चीज़ है। यूजुअली ये मैथमेटिकली, कुछ लोग जो इस स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो मैथमेटिकली बहुत ब्लेस्ड होते हैं। अच्छा, पैटर्न रिकग्निशन के साथ जो कि है इसके अंदर उनके पास कुछ के पास म्यूज़िक को रिकग्नाइज और विजुअलाइज करने की भी सलाहियतें मौजूद होती हैं। अब ये अफराद जो हैं जो इस स्पेक्ट्रम पे हैं, इनकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, ये स्पेक्ट्रम कितना है, कहाँ से शुरू होता है, किधर ख़त्म होता है, इसके दोनों एक्सट्रीम्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास आज हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं सीनियर टीचर हैं सुमेरा अजीज़, और ये रिहेबिलिटेशन फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा आयशा, आपने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई थी क्या कि मैं भूल गई क्या बताई थी? जी बताइए। फिर अभी मैं तारीफ करने लगा और फिर आयशा कहे कि पक्का मैंने इसको पैसे नहीं दिए, और वो ये है कि मैं दिन में 3 चीज़ें 4 चीज़ें नई सीख के जाता हूँ रोज़ अपनी इसको एंकर से। आपने मुझे बताया था कि अल्लाह जिसे चाहता है, जैसे चाहता है नवाजता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी चीज़ के साथ आपको क्या लगता है कि इस स्पेक्ट्रम के ऊपर नवाजे हुए लोग भी होते हैं? बिफोर वी गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस। यस बिल्कुल। और आपके एक्सपीरियंस में हमारे पाकिस्तान में आपके सेंटर के अंदर हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी बच्चे हैं और ये बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि ऑटिस्टिक बच्चे सारे बच्चे ही एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, क्योंकि एक बच्चे में जो खसूसियात होती हैं वो दूसरे बच्चे में कदरे मुख्तलिफ होती हैं। और इन बच्चों की जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये बच्चे बोलते देर से हैं, कुछ बच्चे टोटली म्यूट होते हैं, कुछ बच्चों की बहुत ही लिमिटेड स्पीच होती है, कुछ बच्चे कुछ अल्फाज को बार बार दोहराते हैं, सोशल नहीं होते, सोशल बिहेवियर के यस अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देते हैं। अब लाइक एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, एक बच्चा थोड़ा दे रहा है, तो दैट मीन्स ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ रहे हैं। हर बच्चा मुख्तलिफ है। अच्छा, मेरी तरह मुझे ऐसा लगता है जितने भी हमारे देखने वाले हैं ना, मैं कभी किसी ऑटिस्टिक बच्चे से नहीं मिली हूँ, ठीक है, और मेरा जो इंट्रोडक्शन है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे मौजूद लोगों के साथ वो इस चैनल के थ्रू हुआ है, इस मीडियम के थ्रू, यानी कि टीवी फिल्म्स के थ्रू या ड्रामास के थ्रू हुआ है। क्या जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है ऑटिज़म को टीवी के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही है या फिर डिफरेंट तरह का भी ऑटिज़म होता है? देखें, जो बुकिश नॉलेज है इट्स टोटली डिफरेंट। जब आप बच्चे के साथ प्रैक्टिकली क्लासरूम में, घर में, डिफरेंट सेटिंग्स में आप बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। लाइक बच्चे को किस तरह से उनका मेल्टडाउन जब स्टार्ट होता है, बच्चे को किस तरह से हैंडल किया जाता है। आप क्लासरूम में सेटिंग में डिफरेंट हैंडलिंग है, घर में मुख्तलिफ हैंडलिंग है। लाइक एक बच्चा सोशल नहीं है, उसको घर में हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप इसको डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में इन्वॉल्व करें, ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, ताकि बच्चा दूसरों के साथ मेल जोल करे और बच्चा फ्रेंड्स बनाए। ये बच्चे बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। और इन बच्चों की एक तो लिमिटेड स्पीच होती है, प्लस इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं। एक ही चीज़, एक ही हरकत को बार बार दोहराते हैं। लाइक रॉकिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, आई स्क्विंटिंग करते हैं। तो ये बिहेवियर्स जब 2-3 बच्चे घर में हैं और एक बच्चा ये चीज़ें बार बार कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अच्छा, हम बच्चों की तो बात कर ही रहे हैं, इससे पहले कि बच्चों के चैलेंजेस की और बात करें, मैं पेरेंट्स की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बारे में शायद इतनी बात नहीं होगी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली या क्या चैलेंजेस आए हैं उस बच्चे को पालने में और एक दूसरे उसके ही बहन भाई को पालने में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूरोटिपिकल है। जी। तो आप तो पेरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? हमारे पास रूटीन में पेरेंट्स आ रहे होते हैं असेसमेंट के लिए। ऑब्वियसली कि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि घर में बच्चे के साथ ये सिम्टम्स हैं,
तो हम किस इदारे में जाएं। तो जब हमारे इदारे का उनको पता चलता है तो हमारे इदारे में असेसमेंट के लिए लेकर आते हैं एंड आल्सो दे गॉट एडमिशन्स हेयर। सो वहाँ पर हम उन बच्चों की असेसमेंट करते हैं। उनको ये चैलेंजेस होते हैं कि घर में बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थलग रह रहा है, दूसरे बच्चों से बातचीत नहीं कर रहा, घर में खेलते हुए खिलौनों को एक ही पैटर्न में रख रहा है, ग्रीन कलर के सेपरेट कर रहा है, रेड कलर के सेपरेट कर रहा है। तो ये चीज़ें जब उनको नज़र आती हैं तब वो कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कुछ डिसेबिलिटी है। इंटेलिजेंस भी हो सकती है एंड एट द सेम टाइम एक न्यूरो डाइवर्जेंट बिहेवियर भी हो सकता है। सुमेरा के ये कितनी जल्दी जो कि है पेरेंट्स गेज कर सकते हैं कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है? क्या ये बाय बर्थ जो कि है होता है या बाद में भी कोई बंदा इसका शिकार हो सकता है? बेसिक बाद में भी हो सकता है, जिस तरह के आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जिस तरह से इन्फ्लेशन है तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग आउटसाइड, तो ज़्यादातर बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो स्क्रीन दे देते हैं, बिग स्क्रीन दे देते हैं, मोबाइल्स दे देते हैं। तो बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। सो आजकल जो मोस्टली रीज़न पता चल रही है जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं बच्चों की, वो यही है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों का जो ब्रेन है वो एक ही जगह पर महदूद होकर रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे उस तरह से बाकी बच्चों की तरह सोच नहीं। आसान अल्फाज में अगर मैं ये कहना चाहूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी बच्चों के अंदर वो वाले फैक्टर्स देखे जा रहे हैं या वो वाले सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के होते हैं या ऑटिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। बहरहाल हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, याया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया, आफ्टर सो लॉन्ग आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस सेगमेंट के बारे में? वालेकुम सलाम और सुमेरा सलाम हो, मुजम्मिल को भी सलाम हो। देखें, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं खुद भी इंटरनेशनल मीडिया बहुत देखता हूँ, लेकिन जो हम टीवी ने कवरेज की है ना वार की, मैं कहता हूँ इतनी ज़बरदस्त की और इतनी अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है। मैं बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हम टीवी न्यूज़ वाले को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याया। इन्होंने एक जो निशानदेही की ना वो बिल्कुल सही की, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके बच्चे एक दो हैं जिनके ऑटिज्म का शिकार हैं। अव्वल तो पहली बात है कि वो शुरू में एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, बाद में उनको अंदाजा होता है। सबसे पहली बात है इनको अवेयरनेस नहीं होती। दूसरी बात स्क्रीन टाइम की ना बात की, ये लिटरली बात सही है, इसलिए कि मैंने बच्चों को देखा है जो माएँ उनको हवाले करते थे स्क्रीन के, वो बात भी नहीं करती, वो बच्चे बात नहीं करना जानते क्योंकि वो बात करते ही नहीं है। तो ये उनको बड़ा एक इनको ये इन्होंने अच्छी बात बताई और इन माओं को समझाना चाहिए। दूसरी की इम्पोर्टेंट बात है ना आयशा, वो जो मैं समझना चाहता हूँ, हमारे कराची के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑटिज्म के नाम पे खुले में, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट ट्रेन टीचर्स, दे कांट हैंडल द चिल्ड्रन। वो बच्चे बाकायदा जब वो बच्चे माए छोड़ के चले जाते हैं तो ये कौन इसको रेगुलेट करता है? किस तरह आप क्या सेशन देगी कि भाई इसको इतना सीरियस मैटर है आप इसको, और बच्चे बजाय ठीक होने के वो स्पॉइल हो जाते हैं। तो इस बारे में कुछ फरमाइए और कुछ सेशन दिए गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच। ये पूछते हैं, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लेके जाते हैं सुमेरा के पास। अच्छा मैम, जो इन्होंने बात कही कि काफी सारे स्कूल्स खुले हुए हैं, अच्छा मैंने आयशा एक और भी चीज नोटिस की है, एनजीओज में बड़ा ग्रे एरिया है, कई चीजों के नाम पे एनजीओज खुलती हैं और वो सर्विसेज व्हेन वी टॉक अबाउट एनजीओज तो वहां पे बहुत जरा थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल भी समटाइम्स हो जाता है, बिकॉज़ वी डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए हैं। लेकिन वो जो क्वालिफिकेशन की याया ने बात की, ये क्या क्वालिफिकेशन होती है एक ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ाने के लिए? टीचर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये एक्सप्लेन कीजिए सुमेरा। इन स्कूल्स का ऑडिट भी होता है, इसको भी इंक्लूड जी बिल्कुल होता है। अब इसके अंदर आप की क्वालिफ़िकेशन जो है स्पेशल एजुकेशन में आप ट्रेंड होने चाहिए, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। ये सारी क्वालिफ़िकेशन आपको पहले करनी पड़ती है। क्या कोई डिग्री भी है या सिर्फ सर्टिफिकेशंस हैं? बिल्कुल डिग्रीज़ हैं। लाइक जो थेरेपीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं इस बच्चे को मैनेज करने के लिए ऑटिज़म को, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपीज़ हैं। तो इन थेरेपीज़ के ज़रिए हम इन बच्चों को मैनेज करते हैं। इनके रूटीन में सेशंस होते हैं जिसकी बाकायदगी बहुत ज़रूरी होती है। लाइक अगर आप गैप से करवाएंगे बच्चे को तो वो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। अब हम पेरेंट्स को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ऑटिज़म का एज सच 100% इलाज तो है नहीं। वी कैन ओनली मैनेज दैट थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़। आप पेरेंट्स को अलग काउंसलिंग करते हैं कि आप घर में बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, उस घर में बच्चे का कमरा किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं,
किस तरह से बच्चे का मेल्ट डाउन हो तो रूम को कैसा आपने डेकोर करना है, किस तरह से उसके बिहेवियर को कूल डाउन करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी बताई जाती हैं, प्लस क्लास सेटिंग भी। अब इसके लिए टीचर का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। लाइक उसको नॉलेज हो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी है, बच्चे के बिहेवियर्स हैं डिफरेंट जो बच्चे शो कर रहे होते हैं, उन बिहेवियर्स को हमने किस तरह से टाइमली मैनेज करना है। अच्छा, सो मेरा बच्चों की भी काउंसलिंग आप करते हैं, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। एक काउंसलिंग मुझे लगता है कि टीवी के थ्रू भी करनी चाहिए, एंड दैट इज़ आम लोगों की जिनको नहीं पता कि उनके सामने कोई ऐसा बच्चा आ जाए किसी सोशल गैदरिंग के अंदर, तो उनको कैसे बिहेव करना है। एंड समटाइम्स वो वियर्ड बिहेव भी करने लगते हैं जो बहुत विजिबल होता है। उनको किस तरह से उनकी अगर आप काउंसलिंग करें, थोड़ा सा उनको कुछ बताइए, तो वो किस तरह से होगा कि उस बच्चे को भी वियर्ड फील ना हो, उसके पेरेंट्स को भी वियर्ड फील ना हो कि उनका बच्चा जो है वो शायद न्यूरोटिपिकल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जी जी। आज से बहुत टाइम पहले पेरेंट्स को इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि व्हाट इज़ ऑटिज़म। लाइक पेरेंट्स जो हैं वो ले जाया करते थे कि हाँ भाई मेरा बच्चा तो स्पेशल है, चलो पीरों के पास ले जाते हैं, इसको दम कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही हैं। हमारे ऑफिस में ही काफ़ी सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें जैसा आज ऑटिज़म डे है, सो इसके हवाले से भी हमारे स्कूल में स्पेशल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चे, टीचर्स एंड ऑल स्टाफ। सो उसमें अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को हो गई है कि बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है। बच्चों को अगर बाहर लेकर जाते हैं मॉल्स वगैरह में, ऑब्वियसली इनके लिए तेज़ रोशनी, तेज आवाज़ स्टिमुलस इनके लिए ठीक नहीं है। यस, पेरेंट्स कुछ बच्चे कम हसास होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अग्रीड, आपका पॉइंट टेकन। आप पेरेंट्स की बात करिए, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी सोशल गैदरिंग के अंदर किसी ऐसे बच्चे को देखें जो ऑटिस्टिक है, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए सो दैट उस बच्चे को अजीब ना लगे, उसके पेरेंट्स को अजीब ना लगे। जी जी, आम लोगों को भी अवेयरनेस दी जानी चाहिए। लाइक आप बच्चे को डिफरेंट टूल्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा स्टिमिंग करता है, उसके लिए उसके टूल्स वगैरह साथ रखें जिससे बच्चा वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता रहेगा तो वो कूल डाउन रहेगा। ठीक है, जिस तरह ऑटिज्म के ऑटिज्म के जो पेरेंट्स हैं, आप किसी फंक्शन में बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो वो अपने साथ स्पेशली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मेरा बच्चा अब शादी के फंक्शन में जा रहा है, अब इस गैदरिंग में जा रहा है, तो मैं ये वाली चीज़ें अपने साथ रखूँ। बच्चा ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, बच्चे की ज़्यादा सिटिंग नहीं होती, तो वो प्राम वगैरह साथ में यूज़ करते हैं कि बच्चे को चलें वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। एंड फॉर स्टिमिंग पर्पज़ कुछ टॉयज़ वगैरह अपने साथ रखते हैं कि बच्चे को दें ताकि वो वहाँ पर कूल डाउन हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सुमेरा हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इनपुट सारी सिचुएशन के ऊपर देने के लिए। भाई जितने भी देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने अगर औलाद दी है, अगर आप साहिब औलाद हैं और आपके बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर अगर आपको किसी सोशल गैदरिंग में ऐसे पेरेंट्स मिल जाएं, ऐसे बच्चे मिल जाएं, यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी काइंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन सुमेरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और मामले की बात कर लेते हैं जिसने हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली जितने चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हों, बड़े बिजनेस ओनर्स हों, उनकी ज़िंदगियों को बहुत तेज़ी से तब्दील किया है। बिल्कुल, कारोबार जो है ना उसका अंदाज बड़ी तेज़ी से बदल रहा है दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में से हैं। बिजनेस बहुत तेज़ी से डिजिटल दुनिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है और डिजिटल दुनिया के एक्सपैंड करने की वजह से बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। अब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खुलती हैं और हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उनको वाइडर ऑडियंस, वाइडर पब्लिक तक, मार्केट तक रसाई हासिल करने के लिए, छोटे छोटे कारोबारों को बड़ा बनने के लिए एक अदद सिस्टम है, अंडरलाइंग सिस्टम के जो कनेक्ट करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैशिया होता है जो आपके मसल्स को और ऑर्गन्स को हर तरफ पकड़ के रखता है और आपके जिस्म को जोड़ के रखता है, इसी तरह से फैशिया ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी जो कि है ना, वो है एक कम्युनिकेशन का और आपके लॉजिस्टिक्स का और आपकी ट्रांसपोर्ट का ज़बरदस्त वेब जो कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो और ऐसा हो कि जिसके ऊपर आप आंधी तूफान और हर तरह के मौसम में और हर तरह के हालात के थ्रू डिपेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये लॉजिस्टिक्स का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर कौन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, ये सेगमेंट है इस लॉजिस्टिक्स के सिस्टम के बारे में। हमारे पास रीजनल बिजनेस हेड ई कॉमर्स साउथ उमर हनीफ साहब मौजूद हैं।
तो आयशा, आपको क्या लगता है कि हमें सबसे पहले जो कि है लेपर्ड कोरियर को किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए अपने सवालात के साथ? मुझे एक्सप्लोर इस तरह से करना चाहिए कि डायरेक्ट हम उमैर की तरफ चलते अपने सवालों को लेकर कि वो क्या समझते हैं। उन्होंने लॉजिस्टिक्स के इस बिज़नेस को जो कि सप्लाई चेन से मुतालिक है, इसको कैसे ज्वाइन किया, विजन क्या होता है, एंड उन्होंने ओवर द ईयर्स क्या देखा है, किस तरह से तब्दीली आई, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत क्विक हुई है। जी, जी। अगर हम पिछले 2 दिहाइयों की ही बात कर लें, स्पेशली लॉजिस्टिक्स के अंदर भी। उमैर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में ई कॉमर्स जो है ना, वो हम सब जानते हैं बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बड़े बड़े गोल सेट किए जा रहे हैं कि 2026 में क्या होगा या 2030 तक कहाँ तक अपनी हमने एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स को लेके जाना है। लॉजिस्टिक्स का क्या किरदार होता है या क्या किरदार है ई कॉमर्स के अंदर? Assalamu alaikum. First of all, thank you for inviting me on the show. It's always a pleasure to be a part of हम show. बिल्कुल आप इस वक्त सही कह रहे हैं कि ई कॉमर्स जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में ग्रोथ तेजी से कर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट की अगर मैं बात बोलूं तो तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर की मार्केट इस वक्त करंटली है, और जो 2030 तक मार्केट में ये देख रहा हूँ वो तकरीबन कोई 15 to 20 बिलियन डॉलर तक की आराम से पहुंच जाएगी। इसमें 3 मेन फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। एक, आपको इंटरनेट पेनिट्रेशन जो आप देख रहे हैं कि तेजी के साथ साथ वो पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपका लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल इस वक्त बहुत जरूरी है कि किसी भी लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतनी ही डिलीवरीज आपके एंड यूजर तक, यानी कि वो पाकिस्तान के आखिर कहाँ तक कोने तक पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि इस वक्त लेपर्ड कोरियर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बात बोलूं तो इस वक्त पूरे कश्मीर, गिलगित, स्कर्दू बिल्कुल एंड तक भी हम लोग इसको डिलीवर कर रहे हैं। मार्केट का कितना बड़ा शेयर राइट नाउ, अगर उमैर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान का सिर्फ वो इस वक्त लेपर्ड के पास है, कितना बड़ा शेयर या कितने परसेंटेज लॉजिस्टिक्स जो है वो उनके पास है? जी, इस वक्त अगर मैं ई कॉमर्स की अगर बात बोलूं तो ई कॉमर्स इस वक्त मोर देन 60 to 65% तकरीबन लेपर्ड्स कोरियर डिलीवर कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि लेपर्ड्स का जो नेटवर्क है दैट इज मोर देन 2200 प्लस लोकेशंस जहां पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कश्मीर का जो आखिरी गांव है, लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरी और हमारी फ्रेंचाइज मौजूद है। इसी तरह हमारी स्कर्दू में भी डिलीवरी मौजूद है। तो और प्लस हमारे पास अगर मैं सिटीज की बात बोलूं तो वो 1500 प्लस सिटीज हमारे पास मौजूद हैं जहां पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, मैं एज अ बिजनेस ओनर माई सेल्फ, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि जहाँ पे मेरे पास माल मौजूद है, मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं मौजूद नहीं हूं और डिलीवरी आपके किसी भी सेंटर पे जाके करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास बंदा भी नहीं है कि जिसको मैं कहूं कि यार मेरी प्रोडक्ट को उठाओ और ले जाके लेपर्ड वालों के सर्विस सेंटर ले जाके तो उसको जमा करवाओ ताकि वो आगे डिलीवर करें। ज़रा ये बताएं कि किस तरह से कारोबारी लोगों की और छोटे कारोबार की ज़िंदगी लेपर्ड ने आसान बनाई है? अच्छा, इसमें जो जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स घर से बैठ के काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे हाउस वाइफ्स हैं, हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो अपने ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि वो ब्रांड भी अपना साथ साथ बिल्डअप कर रहे हैं और इनको जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। हमारे पास एक सर्विस हमने मुतारिफ कराई है जिसका नाम है रिटेल COD सर्विस। इसमें बेसिकली कोई भी पार्सल, कोई भी बंदा अपने घर से बैठ के, कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी फ्रेंचाइज पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, वहां पे जाकर इजीली अपना पार्सल उस फ्रेंचाइज पे छोड़ सकता है और वहां पे कहीं भी पूरे पाकिस्तान में इजीली डिलीवर कर सकता है। वो एक्सप्रेस सेंटर में जाएगा, उसने वहां पार्सल छोड़ना है, COD अमाउंट उसकी वहां पे डिलीवर होगी, उसका अकाउंट रजिस्टर होगा और उसके अकाउंट में उसके पैसे इजीली वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हमने एक बड़ी अच्छी मुतारिफ कराई है रिटेल COD के नाम से, जो इस वक्त तमाम हमारी फ्रेंचाइज पे इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की मार्केट को देखें ना उमैर, मेरे ख्याल से मुझ समेत बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं वो अभी भी इसी चीज़ पर भरोसा करती है कि COD कैश ऑन डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ख़वातीन के लिए अलहदा से, ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं घर बैठ कर काम कर रही होती हैं, लेपर्ड्स किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहा है या उनके लिए कैसे मज़ीद आसानियाँ की हैं कारोबार करने में? देखिए, इस तरह घर में बैठी हुई खवातीन जो काम कर रही है, फॉर एग्जांपल उनका कोई एक पार्सल भी है
और वो भेजना चाहती हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, इस वक्त पाकिस्तान में 85% कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर डिलीवरी होती है। यानी कि पार्सल आपके घर पर आता है, आप उस पर कैश पे करते हैं और वो डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। तो वो खातून जो अपना पार्सल भेजना चाहती हैं वो अपने नियरेस्ट एक्सप्रेस सेंटर पर जाए, वहां पर जाके उस शिपमेंट को बुक कराए। ठीक है। सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह लॉजिस्टिक बैरियर पूरा रिमूव हो जाता है और वो एंटरप्रेन्योर घर तक पहुंच के इसीलिए अपना पार्सल रिसीव भी कर लेता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि ये तासुर भी पाया जाता है उमैर के ना, अगर गलत प्रोडक्ट चली गई है ना तो शायद इसके अंदर ना कुरियर कंपनी के भी कुछ लोग शामिल होंगे या कुरियर कंपनी भी शामिल हो सकती है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि लोगों का ये तासुर बन गया? नहीं, बिल्कुल आप एक सही बताइए, ये एक बेसिकली मिथ है कि जी कोरियर कंपनी जरूर इन्वॉल्व होगी क्योंकि वो पार्सल जो है उसमें गलत प्रोडक्ट निकली है। पहले तो हमें ये बड़ी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रात में फॉर एग्जांपल हम लोग रात में बैठे हुए हम सर्च कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे एड्स चल रहे होते हैं, प्रोडक्ट आ रही होती है, हम उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं और वो पार्सल हम लोग बुक कर लेते हैं। यहाँ इसके बाद आता है लॉजिस्टिक का जो है वो जंप इन। लॉजिस्टिक अपने पास आती हैं और वो पार्सल को डिलीवर करती है। कोई भी ई कॉमर्स का पार्सल लॉजिस्टिक कंपनी का काम होता है उसको सील्ड पार्सल सेफली डिलीवर ट्रांसपोर्ट करना, सेलर तक उसका सेलर से पार्सल उठाना और कस्टमर को एंड यूजर डिलीवर करना। ये कोई भी लॉजिस्टिक हो वो उसके लिए उसकी इसकी डिलीवरी मेक श्योर करना होती है। उस पार्सल के अंदर क्या है के लिए जो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट ऑन टाइम, अगर छोटे बिजनेसेस के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें या अगर ऐसे लोग कि जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से इस वक्त जो छोटे बिजनेसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को कन्वर्ट करें और अपने आप को एक ब्रांड की शक्ल में प्लीज इसको लेकर आए। और ई कॉमर्स इस वक्त वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपके प्रोडक्ट्स को ब्रांड में कन्वर्ट कर रहा है और आप इसको बहुत अच्छा एक ब्रांड में कन्वर्ट करके इसको अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस को जो है वो मुतारिफ करा सकते हैं। थैंक यू उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू उमैर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज हो सकता है कि भाई आप ठीक है घर बैठे काम तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी ब्रांडिंग भी करना शुरू कर दें जो आपके लिए इन द लॉन्गर रन बेहतर होगा। आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। अच्छा जी, अब क्योंकि सक्सेसेस की बात हो रही है तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके खेल जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई कि ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन है या नहीं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप फिजिकली कितने ज़्यादा फिट हैं, आपका माइंडसेट जो है वो कितना ज़्यादा उसके ऊपर आप काम करने वाले लोग हैं। एट द सेम टाइम आपके अंदर रेजिलियंस मौजूद है या नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, आपके मीम्स, आपके जोक्स, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग, आपका सब मैटर करता है, बहुत कुछ है जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है। अच्छा, पीएसएल के जो कि है ना रंगारंग और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, हमारे पास शायकीन जो है वो दिलचस्प मैचेस देखने के लिए, मैं एक बात को बताता चलूं, बेताब तो हुए मैं एक बात मैं आपको बताता चलूं, आई विश कि ये वॉर ना हुई भी होती जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जिसकी वजह से स्टेडियम्स के अंदर विशेस देन अगेन। अच्छा, 10 स्पोर्ट्स पे आप जो देख रहे हैं ये मैचेस, आपके लिए ये सर्विस आ रही है, अच्छी बात है, रिस्पांस भी आपका अच्छा आ रहा है, बट आई स्टिल विश कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती कि हम लोग बैठ के देखते होते। ग्राउंड में जाके दुआ कीजिए ना कि जल्दी से ये खत्म हो ताकि हम भी जा सकें। बहरहाल आज की अगर हम बात करें तो आज 2 मैचेस होंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे, दूसरी तरफ पिंडीज और कराची किंग्स में भी जोड़ पड़ने वाला है। लेकिन कल का दिन जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि कल देखा गया कि मां सदाकत शर्जील खान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और साहबजादा फरहान की तरफ से जो शानदार सेंचुरी स्कोर की गई है ना उसने देखने वालों के हम कह सकते हैं कि ना विजुअली बारे न्यारे करवा दिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस पीएसएल के 11th एडिशन को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल जी, क्योंकि पाकिस्तान का अपना इवेंट है और डेफिनेट पाकिस्तान में और 11वां एडिशन है और इन सर्कमस्टांसेस के बावजूद उसको यहाँ पे मैनेज करना, यहाँ पे कंडक्ट करवाना और इसको कामयाबी के साथ उसका इनेकाद करवाना, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा, अभी जैसे आयशा बात कर रही थी मां सदाकत की परफॉर्मेंस के बारे में, आप इसको अपनी नज़र में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक जेन्युइन नेचुरल टैलेंट मिला है जो कि जेन्युइनली जिसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह पास्ट में हमारे पास सईद अनवर
और इस टाइप के जो टॉप क्लास बैट्समैन आते रहे नेचुरल टैलेंट के जरिए, तो काफ़ी अरसे से खला आ गया था हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन नहीं था कि जो अग्रेसिव बैटिंग कर सके, हार्ड हिटिंग कर सके और नेचुरल तरीके से जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसके जो जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके। तो अब ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में एक बहुत ही खुशाइंद इजाफा है, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में सेंचुरी की और अभी जो आपने इसमें देख रहे हैं PSL में कल उन्होंने बड़ी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 26 बॉल पर 62 रन किए। तो मेरा ख्याल है कि एक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान। अच्छा, हम अगर अपना थोड़ा सा पास्ट या थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, तो हमारा इतना अच्छा कोई रिकॉर्ड है नहीं इतने अच्छे टैलेंट को ना मेंटेन करने का, सस्टेन करने का, उसको ग्रूम करने का। आपको क्या लगता है माँ सदाकत की खास तौर पे, मैं कह रही हूँ कि उनकी बात करने फिर हम बाकी क्रिकेटर्स की तरफ जाते हैं अब्दुर्रऊफ साहब, माँ सदाकत को किस तरह से PCB को लेकर चलना चाहिए? वी नो इस वक्त PSL चल रहा है, बट डेफिनेटली इस तरह का टैलेंट हमें आगे अपनी मेन टीम के अंदर भी नज़र आता है कि जगह बना लेंगे। PCB को किस तरह से उनको ग्रूम करना चाहिए, कैसे वक्त देना चाहिए? देखिए, मैं बेसिकली काफ़ी अरसे से यही बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स साइंसेस की बात कर रहा हूँ, स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से कि जितना आपके पास, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान के पास नेचुरल टैलेंट नहीं आता। पाकिस्तान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल टैलेंट है। पाकिस्तान की हर जगह पे ये टेबल क्रिकेट और ये बाकी क्रिकेट खेली जाती है। बॉलर्स भी आते हैं, बैट्समैन भी आते हैं, मगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम 1 या 2 साल के बाद उनको वो अपने डिक्लाइन पे चले जाते हैं। अगर फास्ट बॉलर आता है तो वो अपनी पेस खो जाता है, अगर बैट्समैन आता है तो अपनी टेक्निक खराब कर देता है। तो अब ये होना यही चाहिए कि थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ इनको जाना चाहिए, जो स्पेशली कोचेज एजुकेशन की जगह उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के जो बायोमैकेनिक्स है वो डिफरेंट होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो मसल्स की मेमोरी होती है वो डिफरेंट होती है, जो बोन की नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। तो हर एक को उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आपको ट्रीट करना होता है। हमारे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम हर यंगस्टर को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, चाहे वो दूसरे से कितना ही डिफरेंट हो। तो उसकी वजह से जो उनकी नेचुरल टेक्निक है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनका डिक्लाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा एक बात के हमारे रावलपिंडी एक्सप्रेस, कौन इस नाम से जो कि है ना वो इसका इंट्रोडक्शन किसी को ज़रूरी नहीं है कि हम जाके करवाएं। शोएब अख्तर जैसा बड़ा प्लेयर, मैं एग्जांपल ड्रॉ करना चाहूँगा, उनके जॉइंट्स की शेप फ़र्क थी, उनके जॉइंट्स का एंगल फ़र्क था, उनके लैंडिंग लेग में प्रॉब्लम था, उनके घुटनों के अंदर इंजेक्शन, उसके बावजूद तो आपको लगता है कि हमारे पास, और मेरे पास्ट में मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है कि जिसके अंदर उनकी मसल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब हमारे पास लड़के आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा मजाक उड़ाना चाहूँगा इस बात का कि अब हमारे पास लड़के आ रहे हैं, लगते हैं वो टेबल टेनिस के प्लेयर, सेहत से खेलनी उन्होंने आके क्रिकेट है। आपको क्या लगता है कि हमें इन लड़कों पे कितना काम करना चाहिए? और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोलिएगा, क्योंकि आपके तो ये लगे रिश्ते में जूनियर, ठीक है सर, आपने नरम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने प्लीज़, ये बड़ा मसला है हमारा। देखिए, बेसिक इशू क्या होता है कि एक लेगेसी का इशू होता है, क्योंकि जब मैं भी उसी दौर में था जब शोएब अख्तर खेल रहे थे, हमें पता था कि हमने किसको कम्पीट कर रहा है। हमने कम्पीट करना था वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, और हमें पता था कि ये दोनों दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं। इसी तरह अगर कोई बैट्समैन आता था तो उसको पता था कि उसने सईद अनवर को, जावेद मियांदाद को, सलीम मलिक को या इंजमामुल हक को रिप्लेस करके पाकिस्तान टीम में आना, तो उसको उस कदर मेहनत की जरूरत होती थी। हमें अब शोएब अख्तर की आपने एग्जांपल दी है, तो शोएब अख्तर को ने जब वकार यूनुस को रिप्लेस करके पाकिस्तान टीम में आना था, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का जो नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर इस वक्त वर्ल्ड में है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें किस कदर मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी विकेटें लेनी पड़ेंगी, कितना अपनी बॉडी पे वेट डालना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितनी बॉलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेली जाती थी। तो आपको यानी कि हम 10-12 किलोमीटर रनिंग तो हमारे लिए कोई माने नहीं रखती थी। हम जो हमारी वीकनेस थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस से फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, तो अपने हर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हर मसल की डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रही होती थी, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता था, फिर हम उनको कम्पीट कर सकते थे। अब अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि देखें कि वसीम अकरम का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड क्या था, 500 फर्स्ट क्लास मैचेस, वकार यूनुस के 400, इमरान खान के 550, जावेद मियांदाद 450 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो इनको रिप्लेस करते थे। अब जो पाकिस्तान टीम में करंट मुझे बताएं, जो ओपनिंग लॉट है या आपके फास्ट बॉलर हैं, किसी के 5 फर्स्ट क्लास मैच है, किसी के 7 है, किसी के 10 है,
तो आगे जो यंगस्टर जो उनको कम्पीट कर रहे हैं या प्लेस करने जा रहे हैं वो उनको मेहनत की जरूरत ही नहीं है। वो तो कहेंगे भाई इनके किसी के क्वालिटी में जब डेफिनेटली डिक्लाइन आएगा, पॉइंट बताया क्वालिटी में इस तरह से डिक्लाइन आएगा तो फिर हमें क्वालिटी क्रिकेट भी देखने को नहीं मिलेगी। इन द एंड अब्दुल रऊफ साहब, सवाल बहुत सारे होते हैं, वक्त हमेशा कम पड़ जाता है। मैं चाहूँगी कि आज आप क्या एक्सपेक्ट करें? इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स होगा और पिंडीज और कराची किंग्स का मुकाबला होने जा रहा है। किसकी टीम बेहतर देख रहे हैं, कौन जीत सकता है आपके मुताबिक? देखिए, जो रावलपिंडी की और कराची का अच्छा मैच होगा क्योंकि कराची की टीम भी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी उनकी स्ट्रांग है। जिस तरह बॉलिंग करे मीर हमजा, हसन अली, उसके बाद एडम जंपा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी जो एंट्री हुई है पीएसएल के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप स्पिनर हैं। वो पिछले दोनों मैचेस में कराची की तरफ से अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं। मोइन अली है, सलमान आ गया, ये डेविड वार्नर कराची की टीम में शामिल है। पिंडी की अच्छी टीम है मगर जो स्पिन बॉलिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, फिर मोहम्मद आमिर का थोड़ा सा इशू था लास्ट मैच में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस मैच में देखना होगा कि अगर पिंडी को जीतने के लिए 2 चीजें जरूरत होंगी। एक तो मोहम्मद आमिर की वापसी, उसको अपने रिदम में वापस आना पड़ेगा। दूसरा जो उनके स्पिनर है आसिफ अफरीदी, उनको अर्ली ओवर्स में सर्कल में परफॉर्म करना होगा तो फिर पिंडी का कुछ चांस बन सकता है। अदरवाइज कराची की टीम और पेशावर की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। और मुजम्मिल, हमने जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर बात किए, जितने भी एनालिस्ट से बात की ना, जो क्रिकेट पर एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, टैलेंट एक्विजिशन मसला नहीं है। मसला ये है कि उसके बाद टैलेंट को किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से उनको आगे लेकर चलना है, कैसे उनको ट्रेन करना है। जो बाकी ममालिक ने तो कर लिया, जो क्रिकेट लविंग नेशंस है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि अभी उस तरह से काम नहीं हुआ। वक्त खत्म हो चुका है हमारे शो का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।